हाय एवरीवन। आज हम लेसन नंबर 1.2 पढ़ेंगे सिनॉप्सिस, द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस होता है एक स्टोरी का ब्रीफ, पूरा आउटलाइन के साथ स्टोरी का पूरा एसेंस उसमें होता है, लेकिन वो पूरा स्टोरी जितना लंबाई होती है उससे काफ़ी कम होता है। उसमें आपको स्टोरी का पूरा मतलब भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको पूरा स्टोरी नहीं मिले, पूरा स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं। सिनॉप्सिस में आपको ब्रीफ में स्टोरी का एसेंस मिल जाता है। ओके, तो ये है स्विस फैमिली रॉबिन्सन के बारे में एक स्टोरी। ओके, तो हम उसके पहले एक बार वार्मिंग अप कर लेते हैं। पहले जो आपको मैं ये जो क्वेश्चंस वार्मिंग अप में है आपको खुद से करने हैं। मैं आपको समझाती हूँ आपको करना क्या है। डू यू नो एनी स्टोरीज अबाउट पीपल हु वर लॉस्ट इन अनइनहैबिटेड प्लेसेस एंड वर लेटर रेस्क्यूड? मतलब अनइनहैबिटेड मतलब जहां पर कोई रहता नहीं है। ऐसे आपको कोई स्टोरीज पता है क्या जहां कोई आदमी या औरत ऐसे कोई जगह में घूम गई और बाद में उनको रेस्क्यू किया गया? ऐसे बहुत स्टोरीज हैं। आप इंटरनेट में आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो भी ऐसे हम स्टोरीज ऑलमोस्ट 1-2 दिन में पढ़ते ही हैं कि कोई गुम हो गया था, फिर कैसे तो रेस्क्यू हो गया। अभी रिसेंटली मैंने भी एक स्टोरी पढ़ा था एक छोटे से बच्चे के बारे में जो खेलते खेलते उसके घर के पास जो जंगल था उधर वो गुम हो गया। उसको भी जगह पता नहीं चली, वो गुम हो गया। फिर बाद में जब पुलिस उसको ढूंढने लगी तो बाद में उन्होंने उसको एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। तो पेड़ के नीचे बैठा था, थोड़ी बहुत चोट लगी थी उसको, कपड़े वपड़े निकाले हुए थे उसके, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन उसको ज्यादा कुछ हुआ नहीं, वो बच गया। किसी जंगली जानवर ने उसको ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे बच्चे घूम जाते हैं, बड़े घूम जाते हैं, बड़े लोग जो ट्रैकिंग वेकिंग के लिए निकल जाते हैं घर से सब सामान लेके जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनका रास्ता खो जाता है। तो देयर आर मेनी स्टोरीज लाइक दिस। इफ यू सर्च इन द इंटरनेट फॉर लॉस्ट एंड फाउंड पीपल stories or stories of people who were lost and then later found, then you will find many stories like this. Go through a few of them and then what you have to do, think of one of your favorite interesting stories and fill in or draw and आउटलाइन द चार्ट लाइक द वन शोन बिलो। आप वही स्टोरी भी यूज कर सकते हो जो आपने 1 में ढूंढा, और ये जो चार्ट है इसको फिल कर सकते हैं, या तो आप कोई और आपका इंटरेस्टिंग स्टोरी, कोई भी एक स्टोरी आप लेके आपको ये भरना है। क्या है, व्हाट इज दिस? द प्रॉब्लम और चैलेंज दैट द स्टोरी इज टॉकिंग अबाउट, जो दैट द पर्सन फेस्ड। ओके, देन व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द सीन, द फर्स्ट सीन क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द सेकंड सीन, what was the third scene, then what was the climax of the story, the climax, what is the meaning of climax? The most interesting or exciting point in the story is called the climax. And then how the problem was resolved and how everything became normal again. Normalcy restored means things became normal again, and how it ended. ओके, तो फर्स्ट में क्या करना है आपको, ऐसी कोई स्टोरीज पढ़ के जहां पर लॉस्ट एंड फाउंड पीपल की स्टोरीज पढ़ के आपको क्या करना है, उनको नेम करना है। अबाउट पीपल हु आर लॉस्ट इन, उनको नेम देम, जस्ट नेम देम, दैट्स इट। सेकंड स्टोरी में क्या करना है, यही स्टोरी जो आपने इसमें पढ़ी उसको लेके, या तो आपकी कोई भी फेवरेट स्टोरी को लेके आपको ये भरना है, क्या बोलते हैं इसको, आउटलाइन चार्ट। ओके, अभी यहाँ क्या लिखा है, मेनी टाइम्स द क्लाइमैक्स इज नियर द एंड। क्लाइमैक्स ना यूजुअली स्टोरी के एंड में रहता है, एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो जब आप देखते हैं तो आप हीरो हीरोइन ने जो करती है, जो फाइनल जो सीन रहता है उसी में हम लोग वाव बोलते हैं ना, क्या स्टोरी था, है ना, तो वो है क्लाइमैक्स। लेकिन कई स्टोरी एंड होती है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स का मतलब क्या, आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया। यूजुअली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हीरो ही जीतेगा, कभी कभी हीरो मर जाता है, तो क्या होता है, हमको बहुत दुख होता है, वो डिसअपॉइंटिंग एंड है ना, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स। ओके, तो अभी हमको ये जो एक जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है कि क्योंकि अभी हम लोग वी आर नॉट इन स्कूल, आई मीन वी आर एट होम, लॉकडाउन ड्यूरिंग कोरोना वायरस, सो वी कैन नॉट गो टू स्कूल एंड सो वी कैन नॉट फॉर्म ग्रुप्स। सो हम लोग, आप और मेरा एक एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग साथ में बैठ के एक ये स्टोरी करते हैं। आपको इमेजिन करना है कि यू आर मरून ऑन एन आइलैंड, यानी कि आप एक आइलैंड में फंस गए हैं, या तो आपको इमेजिन करना है कि आप एक फॉरेस्ट में फंस गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं, या तो आप कोई हाईवे में कोई गेम खेल के वापस आ रहे थे अपने ऑफिस से और आप लॉस्ट हो गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, you have to describe their surroundings in 4 to 5 sentences. You have to write the reaction of the companions using exclamations. Using your imagination, write what is the only ray of hope for them. Then 2 members of the group are going out to try to get help. They can take any 5 things with them.
राइट व्हाट दे चूज एंड व्हाई दे चूज इट। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट में ऐसे लिखा है आपको जरा समझाने के लिए। आपको ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप सुनिए ध्यान से कि मैंने इसको फॉर्म कैसे किया है, फिर आप यही लेके आप भी अपने आप को ऐसी सिमिलर सिचुएशन में डाल के यू ट्राई टू राइट योर ओन स्टोरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, डिस्क्राइब देयर सराउंडिंग्स इन 4 to 5 सेंटेंसेस। का मतलब क्या है, वहां वो जहां फंस गए वो जगह का आजू बाजू जो सिचुएशन था वो कैसे था, क्या था, सराउंडिंग्स में क्या क्या थे। तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। वन डे आफ्टर, मैंने ये इमेजिन किया दैट वी आर स्ट्रैंडेड ऑन ए हाईवे, कि हम हाईवे में उतर गए लेकिन गलत जगह में उतर गए। ओके, वन डे आफ्टर अ टफ मैच वी वर रिटर्निंग होम, इट वॉज डार्क वेन वी गॉट ऑफ एट आवर स्टॉप, अनफॉर्चुनेटली इट वॉज द रॉन्ग स्टॉप, हम गलत स्टॉप में उतर गए। देयर वर नो लाइट्स एनीवेयर, बाय द टाइम वी रियलाइज दैट वी वर एट द रॉन्ग प्लेस, द बस हैड ऑलरेडी गॉन, द रोड वॉज डेजर्टेड, we could hear the sounds of wild animals। तो सराउंडिंग्स इसमें हमने क्या क्या देखे, एक तो इट वॉज डार्क, इट वॉज द रॉन्ग स्टॉप, देयर वर नो लाइट्स, एंड रोड वॉज डेसर्टेड, डेसर्टेड मतलब कोई भी नहीं था, डेसर्टेड रोड था, एकदम खाली रोड था, और वी कुड हियर द साउंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो 4 या 5 सेंटेंस के आपके सराउंडिंग भी डिस्क्राइब हुआ, आपका सिचुएशन भी डिस्क्राइब हो गया उसमें। ओके, तो क्या हुआ था, आप कैसे उधर पहुंच गए, गलती से कैसे उतर गए वो, और आप जब उतरे तो उधर कैसा था, एक तो डार्क था, हाँ गलत स्टॉप था, लाइट नहीं थी, रोड बिल्कुल खाली था, और थोड़े जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही थी, क्योंकि यूजुअली हाईवे ऐसे ऐसे जगह से निकल के जाती है ना। ओके, राइट द रिएक्शंस ऑफ द कंपेनियंस यूजिंग एक्सक्लेमेशंस। अभी जो आपके साथ जो दोस्त लोग थे उनका क्या रिएक्शन था उसके बारे में 2-3 लाइन से लिखेंगे। तो मैंने ऐसे लिखा है, सम ऑफ आवर टीम मेंबर्स वेर गेटिंग वरीड, हमारे टीम मेंबर में से कोई कोई डरने लगे। अमित वॉज गेटिंग स्केर्ड, हाँ अमित डर रहा था। रोहन वॉज हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल मतलब रोहन चिल्लाने लगा, अरे क्या हो गया, हम लोग कैसे अटक गए, ये वो, मतलब हिस्टेरिकल, एकदम जोर से एकदम परेशान हो गया। अनु बिगैन टू क्राई, लड़कियां भी होंगी ना टीम में, आजकल लड़के लड़की सब साथ में गेम्स खेलते हैं ना, तो हम अज्यूम करें कि 2-3 लड़कियां भी थी, उसमें से एक लड़की अनु बिगैन टू क्राई। तो ये हमारे कंपेनियंस के रिएक्शन। नाउ यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट व्हाट इज द ओनली रे ऑफ होप फॉर देम। रे ऑफ होप मतलब उम्मीद की रेखा कौन सी थी एक, तो यहाँ 3rd पॉइंट, आई एंड राज, मतलब मैं स्टोरी लिख रही हूं तो मैं लिखूं, आई एंड राज डिसाइडेड टू डू समथिंग। ठीक है, स्टैंडिंग हियर टिल मॉर्निंग वुड नॉट हेल्प, मैंने और राज ने डिसाइड किया हम लोग इसके लिए कुछ करते हैं, इधर सुबह तक खड़े रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। द ओनली वे आउट वॉज टू स्टार्ट वॉकिंग इन द डायरेक्शन द बस वेंट एंड रीच द नियरेस्ट विलेज। इसका मतलब क्या है, एक ही तरीका था, चलना शुरू करो और सबसे पास वाले गांव तक कैसे भी पहुंचो। अभी लास्ट पॉइंट क्या इन्होंने पूछा है, 2 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर गोइंग आउट टू ट्राई टू गेट हेल्प। ये ग्रुप में से 2 लोग मदद के लिए निकलेंगे, वो दे कैन टेक एनी 5 थिंग्स विद देम, वो कुछ 5 चीजें ले सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, राइट व्हाट दे चूज एंड व्हाई दे चूज इट। तो 4th पॉइंट यहाँ देखिए, राज एंड आई डिस्कस द प्लान विद द ग्रुप एंड वी सेट ऑफ टू फाइंड हेल्प। ओके, वी टुक सम वाटर, बिस्किट्स, 2 strong branches from the tree nearby, our phones and a whistle। तो अभी मैंने इधर ये नहीं लिखा है कि इन्होंने ये सब चूज क्यों किया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, पानी तो बहुत ही जरूरी है। अगर वो ऐसे जगह में पहुंच गए जहां पर पानी नहीं है, मतलब अगर बहुत लंबा चलना पड़े और उनको प्यास लगी तो उनको बहुत चल नहीं पाएंगे, है कि नहीं, तो पानी तो बहुत ही जरूरी है। फिर बिस्किट्स, पेट में जलन होने लगा है, मतलब यू नीड एनर्जी ना, जब आप ऐसे कोई रेस्क्यू काम के लिए जाने की कोशिश करें मदद के लिए, तो यू नीड एनर्जी। सो जहां तक हो सकता है पानी और कम से कम बिस्किट आपके पास कम से कम होना चाहिए, जब आप ऐसे जगह से कहीं किसी पर्पस से निकल रहे, किसी की कुछ हेल्प करने के लिए। फिर 2 strong branches from the tree nearby, ये क्यों लिया, हमने फर्स्ट में लिखा था कि यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते थे, तो इसीलिए हम 2 जन ने स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस भी लिया, ताकि अगर कोई अचानक से कोई जानवर आ जाए, कम से कम हमको उसको डराने के लिए, मारने के लिए कम से कम 2 डंडे तो हाथ में है। फिर फोन्स क्यों लिए, कम्युनिकेट करने के लिए ना, आजकल एटलीस्ट हमारे पास वो ऑप्शन है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, पुराने जमाने में तो वो भी नहीं था, वी कुड नॉट इवन कम्युनिकेट। यस, एंड अ विजल। अभी ये तो गेम खेलने गए थे ना, तो इनके पास विजल भी होगा ना, तो सपोज कुछ उनको ऐसा लगा कि हम विजल मारेंगे तो शायद आजू बाजू में कोई लोग है तो वो लोग सुनेंगे, और शायद कोई रास्ते में कोई जा रहा है, कोई सुन लेगा हमको, तो कोई बचाने आ जाएगा। तो इस वजह से ये 5 चीज इन्होंने चूज की। ठीक है, तो अभी आपका काम है, मैंने ये जो आउटलाइन आपको अभी बताया,
ब्रीफली। यही आउटलाइन लेके आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में इमेजिन करके एक स्टोरी लिखिए। ओके, अभी हम लेसन की तरफ जाते हैं। लेसन बहुत ही सुंदर स्टोरी है, हाँ, तो आपको ध्यान से सुनना है और अच्छे से पढ़ना है। ओके, The Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. 200 साल पहले लिखी हुई कहानी है एंड ये एक एडवेंचर नॉवल है, स्टोरी है, ठीक है। इट इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, इट इज अ स्टोरी। और ये नॉवल को बहुत सारे देश के अलग अलग लोगों ने नॉवल को एंजॉय किया। इट हैज ऑल्सो बीन मेड इनटू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स। इतनी अच्छी स्टोरी थी कि इसको फिल्म में भी बनाया गया। ओके, द नॉवल रिटन बाय द स्विस क्लर्जीमैन जोहान डेविड वाइस। ये किसने लिखा है? जोहान डेविड वाइस करके स्विस आदमी था, क्लर्जीमैन। is not just an adventure. It aims at teaching young people values like self-reliance, determination, love for your family, cooperation and prudent use of resources. ये जो नॉवल लिखी है ना ही सिर्फ एक एडवेंचर नॉवल है, मतलब एकदम जोश वाली नॉवल ही नहीं है। इसमें ना जवानों को कुछ सिखाने के लिए नॉवल स्पेशली इसने लिखी थी। किसके लिए? सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर, हमेशा दूसरों के ऊपर भरोसा निर्भर करने की जरूरत है, आत्मनिर्भरता। डिटर्मिनेशन मतलब अब कुछ करने की दृढ़ता, डिटर्मिनेशन दृढ़ होना, मुझे कुछ करना है। लव फॉर फैमिली, परिवार के लिए प्रेम। कोऑपरेशन मतलब साथ में मिलके करना। एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो हमारे पास जो चीजें हमें अवेलेबल है वो सही तरीके से इस्तेमाल करना। ओके, इट ऑल्सो हैज गुड लेसन्स रेलिवेंट इन नेचुरल साइंसेज, गुड हस्बेंड्री एंड इवन मैथमेटिक्स। इसमें और क्या क्या लेसन्स है? नेचुरल साइंसेस मतलब जो हमारे पास नेचुरली जो नेचर ने हमारी जो चीजें प्रोवाइड की वो यूज करके हमारे हेल्थ के लिए और अलग चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं वो। हस्बेंड्री मतलब कल्टिवेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स। तो जैसे अगर हम कहीं अटक गए और हमको बहुत टाइम रहना है तो कुछ तो उगाना तो पड़ेगा ना खाने के लिए। और मैथमेटिक्स भी, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, कुछ भाग स्ट्रक्चर बनाना है तो। ओके, सम एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल डू स्ट्रेच रियलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कुछ ये नॉवल के जो स्टोरी में जो बातें हैं ना वो सच्चाई से थोड़ा ज्यादा ही खींचे हुए हैं, मतलब सच नहीं लगती है। लेकिन बट वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड नॉट अ फैक्ट फाइल। तो लेकिन क्यों ये स्टोरी में ये सब अलाउड किया है? क्योंकि ये फिक्शन है। फिक्शन मतलब इट इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, इट्स नॉट अ फैक्ट फाइल। गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस एंड आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी। In what way is a work of fiction different from a fact file? A work of fiction stretches reality to a certain extent. Okay, इधर आपका आंसर। Where novels stretch reality to a reality is called fiction, where it is not true. ठीक है, फैक्ट फाइल में क्या होता है? ट्रू स्टोरीज के ऊपर ट्रू स्टोरीज है, मतलब आपको पता चलेगा ये सब मतलब जो नेचुरल जो होती है, रियल में होती है चीजें। आप जब ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसमें बहुत कुछ चीजें जो कहानी है एक्चुअली, क्योंकि ये कहानी है ना, नॉवल है। चलो अभी शुरू हो रही स्टोरी। विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन हैड बीन ट्रैवलिंग इन अ शिप व्हेन द शिप वाज कॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म। द अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड विदाउट देम। इवैक्यूएटेड मतलब खाली कर दिया। William and his family, including the young children, Fritz, Ernest, Jack and Franz, were left to survive alone. They weathered the great storm, waiting in the ship's hold. The ship survived the night and the family found themselves within sight of a tropical desert island. The next morning, they decided to get to the island they could see beyond the reef. With much effort, they constructed a vessel out of tubs. After they filled the tubs with food and ammunition and all other articles of value they could safely carry, they rowed toward the island. 2 dogs from the ship named Turk and Juno swam beside them. The ship's cargo of livestock, guns and powder, carpentry tools, books, a disassembled pinnace and provisions had also survived. तो इसमें क्या किया? विलियम फादर था, फादर का नाम, एलिजाबेथ मदर का नाम, और उनके चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन, फ्रिट्स, अर्नेस्ट 4 है, फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस। ओके, मदर, फादर एंड 4 चिल्ड्रन। ये लोग एक शिप में ट्रैवल कर रहे थे। तो ये शिप ना एक बहुत ही बड़े स्टॉर्म में अटक गया। तो क्या हो गया? स्टॉर्म में अटक गया तो जब इवैक्यूएट का मतलब जब बचने का टाइम आया, निकलने का, कैसे तो निकलना है, उसके जो बोट्स थे लेके, सेफ्टी बोट्स लेके, तो सब लोग निकल गए, ये फैमिली को छोड़ के ये लोग नहीं निकल पाए। तो लेकिन ये शिप ने कैसे भी रात भर सरवाइव कर लिया। फिर जैसे वो शिप आगे चलती गई
तो उनको क्या दिखा, एक ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड दिखा, एक आइलैंड दिखा दूर में ना, ऐसे कि एक ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा था और गर्म भी था। ट्रॉपिकल मतलब ड्राई एंड हॉट, डेजर्ट आइलैंड मतलब गर्म और एकदम सूखा एक आइलैंड दिखा उनको। तो उन लोग ने क्या सोचा, जैसी सुबह आएगी हम लोग वहां पर उतर जाएंगे। तो उन लोग ने बहुत मुश्किल से एक छोटा सा बोट जैसा वेसल, मतलब छोटा शिप टाइप का ना छोटा सा वेसल, किससे बनाया, उनके पास जो टब्स पड़े थे बोट में उससे। उन्होंने वो टब को खाने से, वेपन से और जो वो लोग उनको जरूरत पड़ेगी ना आइलैंड के लिए, वो सब उन लोग ने जितना भर सकते थे भर के उसमें बैठ के वो लोग आइलैंड की तरफ रो करने लगे। ठीक है, और उनके पास 2 कुत्ते भी थे। कुत्तों का नाम क्या था, टर्क एंड जूनो। हाँ, वो लोग कुत्ते तो स्विम कर सकते हैं, तो वो लोग दे वर स्विमिंग बिसाइड द बोट। फिर द शिप्स कार्गो ऑफ लाइव स्टॉक, गन्स एंड पाउडर, कार्पेंट्री टूल्स, बुक्स, डिसअसेंबल्ड पिनास एंड प्रोविजंस हैड आल्सो सर्वाइव्ड। तो ये लोग जितना बोट से निकाल सकते थे उन्होंने निकाल लिया। ठीक है, और मतलब उनके पास कुछ भेड़ बकरी होंगे, कुछ गन्स थे और गन के लिए जो गन पाउडर चाहिए वो था, कारपेंट्री टूल्स थे, मतलब कुछ तो ये अपना सॉ और रंदा ऐसे ऐसे चीजें होंगे। फिर कुछ बुक्स थे, एक डिसअसेंबल्ड पिनास भी था। पिनास मतलब एक छोटा बोट जिसमें सेल और ओर होता है, वो सब, और कुछ कुछ खाने का सामान, प्रोविजंस मतलब खाने का सामान भी बच गया। Over the next few days, William, the father, attached the floatable old kegs to one another and built a bow that curved around them. The family had landed successfully on the island. They set up a tent and softened the floor with armloads of grass they cut and spread to serve as their beds. They came to a grove of trees. One tree grew what looked like gourds on its trunk. The father told Fritz the gourds would make excellent bowls and spoons and they cut them into various utensils. तो क्या हो गया, थोड़े दिनों तक उनके डैडी ने आइडिया लगा के उनका जो केक्स, मतलब जो जिसमें वो लोग ये पानी या दारू जो स्टोर करके रखते थे ना, वो जो खाली थे ना, जो फ्लोट होते, वो वुडन होते थे, वो फ्लोट होते थे। तो उसको उन लोगों ने ऐसा ना बांध के एक फ्लोटेबल क्या एक बो जैसा बनाया जो उनके चारों तरफ सराउंड करता था। ओके, तो जब इन्होंने उधर आइलैंड में पहुंचने के बाद क्या किया, टेंट लगाया, फिर ग्रास काट के बिस्तर के लिए सॉफ्ट ऐसा कुछ लेयर बना दिया। फिर धीरे धीरे दे केम टू अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। हाँ, जैसे वो लोग एक दिन थोड़ा आगे जाते होंगे देखने के लिए आइलैंड में क्या है, तो एक बार वो लोग एक ग्रोव मतलब जहां पर बहुत सारे पेड़ का एक झुंड, ओके, बहुत सारे पेड़ का एक झुंड, उसको ग्रोव बोलते हैं, उधर आया। तो उसमें से एक पेड़ में क्या था, उसमें एक पेड़ में गॉड्स मतलब जो हमारे लौकी जैसे सब्जी रहते हैं ना, उसको गॉड कहते हैं, लौकी। फिर तो ऐसे कोई अच्छा बड़ा ऐसे गॉड का एक पेड़ दिखा। तो उन्होंने क्या किया, उसके फादर ने क्या बोला फ्रिट्ज उनका जो बेटा था उसको क्या बोला, ये जो गॉड्स है ना उसको हम प्लेट और स्पून के लिए यूज कर सकते हैं, काफी स्ट्रांग है। ठीक है, बोल्स एंड स्पून्स, कटोरी और चम्मच के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सफुलनेस। जो उनको मिले, तो गोड्स मिले, तो उन्होंने क्या किया, उसको ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, ऐसी है जंगली गोड है, नहीं कुछ तो काम आ जाएगा। तो उन्होंने उसको अंदर से खाली करके उसको कटोरी और चम्मच खाना खाने के लिए यूज करने के लिए ले लिया। After some days, Elizabeth informed William that she wanted the family to move to a safer place. अभी तक वो लोग उधर रह रहे थे, अभी एलिजाबेथ है ना जो मदर है, उन्होंने उनके हस्बैंड को बोला हमको एक और थोड़े सुरक्षित जगह में निकलना चाहिए। Their current camp was not only exposed but also very dry and hot. अभी जहां पर वो रुके थे वो ना ही सिर्फ खुला था, बहुत ही गर्म और सूखा भी था। तो why did the mother wish to shift the family to a tree house? Because the current camp was exposed and very dry and hot. Okay? Why? Because the current camp was exposed and dry and hot. If they built a house up in one of the large trees, they would be safe from the jackals. Okay? She described a perfect tree for the project, one whose trunk was nearly 40 feet in diameter. एक 40 फुट डायमीटर का एक पेड़ दिखा। उन्होंने बोला इसके ऊपर थोड़ा हम बनाएंगे ना तो हम लोग के ऊपर जैकल्स भी हमको अटैक नहीं करेंगे रात को, क्योंकि ये तो क्या जंगली जानवर है ना उधर। द ब्रांचेस वे वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक। जो उसके जो झाड़ के वो पेड़ के जो ब्रांचेस थे ना वो बहुत ही लंबे थे और वो ट्रंक से सीधे बाहर निकल रहे थे। तो एकदम ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म बना सकते थे एक स्ट्रक्चर के लिए।
Later, when determining the height of the lowest branches, the father taught the boys geometry and how to use triangles to measure big objects. इधर इसके उनके डैडी ने क्या किया, उनको मैथमेटिक्स सिखाया है ना, कैसे, जो ये सपोज ये ट्री है, हाँ, तो इसके जो ब्रांचेस थे इधर जो आ रहे थे ब्रांचेस, उसमें से उसके डैडी ने उन लोगों को हाइट मेजर करना सिखाया, इसका हाइट क्या होगा, ज्योमेट्री सिखाया बच्चों को. अभी तो स्कूल नहीं है ना, तो प्रैक्टिकल लेसन उनके डैडी सिखा रहे थे उनको. He measured a defined distance from the trunk से इसका डिस्टेंस है पता किया. Then he calculated angles, किसका इधर का एंगल कितना है, हाँ, यूजिंग किससे मेजर किया, रॉड, स्टैंडर्ड रॉड. उन्होंने रॉड काटे होंगे, डैडी को तो पता होगा 1 मीटर कितना होता है, ऐसा उन्होंने रॉड्स काटे होंगे और फिर एज ए मेजरमेंट किया होगा. ओके, एंड डिटर्मिनिंग दैट द लोएस्ट ब्रांच वाज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड. इसका कितना था, 30 फीट हाइट था इधर से, सबसे लोएस्ट ब्रांच का. The men knotted a rope at certain intervals and attached pieces of bamboo in each knot. उन्होंने क्या किया, एक रोप को नॉट किया, मतलब अब जैसे ये एक रोप है तो इधर अलग अलग जगह नॉट्स बनाए. ओके, एंड अटैच्ड पीसेस ऑफ बैम्बू इन ईच नॉट. हर नॉट में एक बम्बू का डंडा अटैच किया. ऐसे करके उन्होंने क्या किया, एक सीढ़ी बना दी, लैडर. ठीक है. Thus, father returned to the beach and collected driftwood. Driftwood क्या होता है, जो ऐसे पानी में फ्लोट होती है ना, लकड़ी के पीसेस, उसको driftwood बोलते हैं. Thinking it would be perfect to build a sledge, या तो गाड़ी, on runners rather than wheels. उधर तो व्हील तो नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने सोचा ये जो फ्लोटिंग पीसेस है ना, उसको नीचे ऐसे बना के नीचे एक स्लेज जैसा बनाएंगे, जो ना इधर से उधर जाने के लिए थोड़ा सा ऐसे पुश करने से जाएगी. लेटर दे यूज्ड इट टू ट्रांसपोर्ट. बाद में इन्होंने यही चीज को ना सामान इधर उधर से लेके जाने के लिए यूज किया. ओके. Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants. ठीक है. मदर तो उस टाइम ऐसे नहीं कि आराम से बैठी थी, नहीं, मदर क्या कर रही थी, मदर सीड्स डाल रही थी. जब तक ये लोग घर बार बना रहे तो मदर क्या कर रही थी, पौधे, सीड्स जो उनके पास थे खाने वाने के, जो बचे हुए सीड्स वो उगा रही थी. तो क्या क्या निकले, कॉर्न, मेलन्स, पंपकिन्स एंड कुकम्बर्स वर ऑलरेडी ग्रोइंग. वाओ. हाँ, मेलन यानी कि वो एक टाइप का वाटरमेलन टाइप, पंपकिन मतलब अपना कद्दू, कुकम्बर तो आपको पता ही है. The next day only the father and Fritz traveled to the woods, exploring and finding such exotic plants as one with waxy fruit from which candles could be made. अभी फादर और फ्रिट्स, बाकी छोटे थे ना, तो फादर और फ्रिट्स और अंदर जाने लगे जंगल में ढूंढने के लिए क्या क्या है इधर. तो उन लोगों को बहुत एक्सोटिक, मतलब बहुत सुंदर सुंदर, जो बाहर हमारे नॉर्मली हमको मिलते नहीं, एक्सोटिक, अलग एक्सोटिक प्लांट्स उन्होंने देखे. उसमें से एक में वैक्सी फ्रूट था. वैक्सी मतलब वो हमारे कैंडल का वैक्स कैसा होता है, वैसे टाइप का एक फ्रूट था. तो उन्होंने सोचा इससे तो हम कैंडल बना सकते हैं. ये सब रिसोर्सफुलनेस हम देख रहे हैं. मदर खाने के लिए प्लांट्स डाल रही है, उगा रही है, फिर फादर और फ्रिट्स ढूंढ रहे हैं उसमें से कैंडल बना सकते हैं, रात को अंधेरा नहीं रहेगा. फिर Fritz discovered a tree exuding a rubbery sap. एक पेड़ दिखा जिसमें से रबर का वो सैप निकल रहा था. From which father claimed that they could make boots. फादर तो इतने तक गया कि ये जो सैप है, अगर हम लोग इसको कलेक्ट कर सकते हो, हम शायद जूते भी बना सकते हैं इससे. हाँ, तो how did the mother occupy herself while the tree house was being built? Mother was planting. Mother had been tending a garden. Mother had been tending a garden to produce some food like corn, melons, pumpkins and cucumbers. Thinking ahead of the next winter, father decided to create a place safe from the elements. अभी जाड़े का मौसम आने वाला था, तो फादर ने सोचा अभी हमको और थोड़ा सा सुरक्षित जगह चाहिए जहां से हमको ठंडी ना लगे. बच्चे हैं ना छोटे. स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर बिलोंगिंग्स. अपना सामान भी सेफ रख सकते हो और अपने आप को भी थोड़ी गर्मी के लिए ना. फ्रिट्स केम अप विद द आइडिया ऑफ अ केव. फ्रिट्स ने बोला डैडी हम एक केव क्यों नहीं बनाते, चलो कम से कम ढूंढते हैं. तो नॉट फाइंडिंग वन, दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट देयर ओन केव इन द रॉक बटिंग देयर कैंप. उन्होंने ढूंढा, उनको मिला नहीं, तो उन्होंने सोचा कि वहां वो लोग जहां रहते हैं ना, उधर जो वहां पर एक पत्थर था, उधर से उसको खोद के वो लोग एक ये बनाएंगे, क्या कहते हैं उसको, केव बनाएंगे. ठीक है. On the smooth face of the rock, father marked the dimensions for an opening and they picked away at the hard surface with their axes. Suppose ये अगर रॉक था तो डैडी ने क्या किया, इसमें मार्किंग किया, फिर वो लोग हैमर और चिसल से इसको खोदने लगे जब तक वो अंदर ये नहीं बन गया. ओके.
जगह नहीं बन गई. ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज द फैमिली कट विंडोज इन द रॉक्स टू अलाउ फॉर क्रॉस करेंट्स ऑफ एयर एंड फॉर सनलाइट टू एंटर द केव. बहुत मेहनत का काम था. बाद में उन्होंने रॉक के जहां पर अंदर जगह बनाने के बाद विंडोज भी बनाए इधर, ताकि हवा तो अंदर आए ना, इधर उधर से अंदर आनी चाहिए ना. When they had finished, they had 4 rooms complete with a fireplace. They now had a new winter home. Imagine करो, रॉक के अंदर उन्होंने 4 रूम बना दिए और उसमें से एक जगह वहां पर आग लगा के ठंडी के टाइम गर्मी ले सकते थे, है ना, और फिर एक में खाना बना सकते थे. ऐसे उन्होंने अलग अलग एक अपने लिए विंटर होम बना दिया. सो व्हाट वाज द थर्ड प्लेस द फैमिली डिसाइडेड टू रिसाइड इन? द थर्ड प्लेस was a cave home, cave in the rock, abutting their campsite. Why did they wish to shift there? To protect themselves and their belongings from the coming winter. Okay. Because of the low light, the cave house they had built felt oppressive. Light कम आता है ना रॉक के अंदर, तो वो बहुत ही ऐसा घुटन होने लगी उनको. oppressive मतलब घुटन ऐसा. To remedy this, Father and Jack rigged up a new light. They found a bamboo pole that would reach from the floor to the ceiling. Then after securing it, Jack climbed to the top of the pole and hung a large oil lamp that they had rescued from the ship. अंदर अंधेरा अंधेरा लग रहा, तो उन्होंने क्या किया, एक बम्बू के पोल में एक सीलिंग तक, छत मतलब घर के रूफ तक, ऊपर तक एक ऐसे बम्बू का सीलिंग लगा, उधर एक ऑयल लैंप लटका दिया, तो पूरे घर में अच्छी रोशनी आ गई. One day they found that one of the family's huts had been completely destroyed and the cultivated fields around it had been trampled and ruined. एक दिन उन्होंने क्या देखा, उनका जो घर था ना, हट, वो पूरा कुचला हुआ है, और उसके आजू बाजू में जो उन्होंने खेत लगाए थे वो भी पूरा, किसी ने तो उसके ऊपर चल के पूरा खराब कर दिया है. There were huge footmarks, बड़े बड़े पैर के निशान थे. Father saw massive damage to trees as well as many huge footprints which he identified as belonging to an elephant herd. जब डैडी ने जाके देखा तो उनको पता चला ये तो कोई हाथी के झुंड ने आके किया है. तो इधर एक क्वेश्चन है, what made the family change over to their fourth residence? What precaution did they take before building it? क्या हो गया था? One day they found that ये पूरा पैराग्राफ इसका आंसर है. One day they found that one of the family's had been completely destroyed and the cultivated fields around it had been trampled and ruined. There were huge footmarks. Okay, तो उन्होंने what precaution did they take before building it? तो उसको इधर देखते हैं. The next morning the family began to design a new defense to discourage all wild animals from entering their cultivated lands. They also finalized their ideas about the new residence. उन्होंने सोचा अभी एक नया डिजाइन बनाना पड़ेगा जिससे जो जंगली जानवर है वो अंदर नहीं आ पाएंगे. ठीक है, तो उन्होंने एक नए घर के लिए भी एक आइडिया निकाला. rather than building a house on stilts which the elephants could knock down easily, they would use 4 strong trees growing in a square near one another as the foundation. ठीक है, पहले वो लोग ने क्या किया था, स्टिल्ट पे घर बनाया था ना, ऐसे जो ट्री मिला था उनको, उसके ब्रांचेस में ऐसा ऐसा खड़ा करके उन्होंने घर बनाया था. लेकिन इसके ऊपर हाथी वाथी आके इसको पूरा नॉक डाउन कर देंगे तो सब टूट जाएगा, है ना. तो इन्होंने सोचा अभी हमको ऐसा नहीं, अभी 4 स्ट्रॉन्ग ट्रीज देख के एक फाउंडेशन जैसा यूज करना पड़ेगा. अभी उनको मिला द ट्रीज वेर ऑफ इक्वल साइज, एक ही साइज के ट्रीज थे, अप्रोक्सीमेटली 12 फीट अपार्ट, 12 फुट एक दूसरे से दूर थे. चार उनको ऐसे पेड़ मिल गए. ठीक है, जो 12 फुट एक दूसरे से अलग थे. ठीक है, इधर एक पेड़, इधर एक पेड़, इधर एक पेड़, इधर एक पेड़, 12 फुट एक दूसरे से अलग थे. Thus they built another safe home. इसको इन लोगों ने पकड़ के एक बहुत ही सुंदर एक नया अपने लिए घर बना लिया. What precaution did they take before building it? वो आपको ये दोनों पैराग्राफ से आंसर मिलेगा, पढ़ के आपको इसका आंसर लिखना है. ठीक है. 10 years passed and the young boys were now young men. बाप रे, 10 साल निकल गए ऐसे. अभी वो छोटे जो बच्चे थे अभी वो जवान लड़के बन गए. एंड देयर पेरेंट्स वर वेरी प्राउड. माँ बाप तो बहुत ही उनको बहुत घमंड था अपने बच्चों पे. दे कॉल्ड द आइलैंड न्यू स्विट्जरलैंड. नाम क्या रखा आइलैंड का? न्यू स्विट्जरलैंड. मेनी एडवेंचर्स अकर्ड ओवर द इयर्स. बहुत उन्होंने मजा भी किया, बहुत एडवेंचर्स हुए. अभी ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड फ्रिट्स हैड नॉक डाउन एन एल्बाट्रॉस. ठीक है, वो फ्रिट्स तो इधर उधर घूमने निकल जाता था, तो उसने एक एल्बाट्रॉस, एक बर्ड है जो सी में बहुत फ्लाई करती है, हाँ, उसने उसको मार गिराया. which was threatening to attack him and found a rat tied to the large bird's egg. वो बर्ड इसको अटैक करने की कोशिश कर रही थी, मतलब उसको गुस्सा आया होगा ना, तो उसने ये भी देखा कि उसके पैर में कुछ बंधा हुआ है. ऑन द रैग, एक
एक कपड़े का टुकड़ा था। रैग मतलब एक कपड़े का टुकड़ा। ऑन द रैग वॉज ए मैसेज दैट एन इंग्लिश वुमन हैड बीन स्ट्रैंडेड ऑन द स्मोकिंग रॉक। उसमें एक मैसेज था क्या, एक इंग्लिश लेडी एक रॉक मतलब एक कोई तो स्मोकिंग रॉक मतलब वॉल्केनो हो सकता है, ओके, वो कहीं ऐसे एक रॉक में मतलब ऐसे एक छोटे आइलैंड में कहीं पर अटक गई है। तो फ्रिट्ज हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज। उसको ये नहीं पता था कितना पुराना मैसेज है वो। His father suggested that smoking rock sounded like a reference to a volcano. Smoking rock मतलब आपको पता है ना, वॉल्केनो से ऐसे आग ये धुआं निकलता रहता है, तो स्मोकिंग मतलब ऐसा लगता है वो उसमें से आग धुआं निकल रहा है, तो उसको स्मोकिंग रॉक नाम दिया था वो लेडी ने जिसने वो मैसेज लिखा था। इट कुड बी अ वॉल्केनो, ओके। Since there were no volcanoes in the vicinity, the bird might have come from hundreds of miles away. उन लोग जो जहां से वो लोग देख रहे थे उनको कोई वॉल्केनो दिख नहीं रहा था, तो उनको लगा शायद ये काफी दूर है। However, Fritz felt that someone needed his help and he was determined to do his best to find the sender. लेकिन फ्रिट्ज को लगा किसी को तो हमारे मदद की जरूरत है और हमें पता करना ये कौन है, ये जिसने नोट भेजा वो कौन है। Before returning home, he had written his own note on the rack, retied it to the albatross leg and had watched the bird fly off. उसने क्या किया, वही एल्बाट्रॉस के पैर में एक दूसरा नोट बांध के उस बर्ड को छोड़ दिया। उसने बोला उड़ के जाने दो। द नोट टोल्ड whoever received it, जिसको भी ये नोट मिलेगा वो उसमें क्या लिखा था, डू नॉट डिस्पेयर मतलब उम्मीद मत छोड़ो, डिस्पेयर नहीं करना, ओके, डोंट डिस्पेयर, डोंट गिव अप होप, हेल्प इज नियर, मदद पास है। फ्रिट्ज देन सक्सेसफुली रेस्क्यूड द यंग वुमन जेनी मॉन्ट्रोस। उसने ये सब किया बाद में। उसने कैसे, तो वो एक लड़की थी जेनी मॉन्ट्रोस करके जो अटकी थी वो ये रॉक में, उसने उसको रेस्क्यू किया। दो शाई एट फर्स्ट, पहले उसको बहुत शर्माती थी। सून शी गॉट यूज्ड टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली, पहले वो शर्माती थी, बाद में उसको उनके साथ रहने की आदत हो गई। वन डे दे सॉ अ शिप विच हैड लेड एंकर। लेड एंकर मतलब सपोज यहाँ शोर है तो कहीं समंदर के बीच में एक शिप ने एंकर डाला था। वो एंकर पता होगा आपको, ऐसा शेप का रहता है एंकर। वो किस लिए डालते हैं, अगर शिप को अगर समंदर के बीच में कोई रुकाना है तो एंकर डालते हैं ताकि वो ज्यादा दूर सेल ना हो जाए, वहीं पर कहीं घूमती रहेगी, ठीक है। वो बहुत काफी हैवी होता है, चेन से कनेक्टेड होता है शिप को, ठीक है। तो वन डे दे सॉ शिप विच हैड लेड एंकर, उन्होंने दूर से देखा एंड एनकैम्पेड हैड बीन सेट अप ऑन वन ऑफ द स्मॉलर आइलैंड्स। और इन लोगों ने, जो शिप के लोगों ने, एक छोटा सा एक कैंप बनाया था एक दूसरे छोटे से आइलैंड में। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू द स्पाई ग्लास, फ्रिट्ज एंड हिज फादर डिसाइडेड टू अनाउंस देमसेल्व्स आफ्टर देयर रिटर्न होम एंड क्लीन्ड इट अप, ठीक है। तो फ्रिट्ज के डैडी ने देखा कि ये लोग, उनके पास एक बाइनोकुलर जैसा रहता था वो टाइम में सबके पास जो शिप में जाते थे, तो उन्होंने देखा कि ये लोग कोई तो लोग आए हैं इधर। तो उन्होंने क्या किया, बहुत दिन उनको देखने के बाद उन्होंने बोला चलो हम लोग इनको बताते कि हम लोग इधर है। दे डिड नॉट वांट द क्रू टू थिंक दे वर सेवेजेस। सेवेजेस मतलब जंगली, उनको नहीं बताना, उनको चाहिए था कि वो जो शिप वाले लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर जंगली लोग रहते हैं कि उनको मार खाएंगे ऐसे। The next day, Fritz and his father met the captain and told him their own history as well as Jenny's. तो अगले दिन जब उन्होंने कैसे तो उनसे कांटेक्ट किया, बाद में फ्रिट्ज के डैडी ने उनको पूरा, कैप्टन है ना, शिप के कैप्टन को पूरा बताया कि वो लोग इधर कैसे पहुंचे और ये लड़की इधर कैसे पहुंची। To everyone's surprise, it had been Jenny's father who had inspired the captain's search. सबको अचंभा हुआ जब पता चला कि ये जो कैप्टन है ना, वो जो ये ढूंढने के लिए जो निकला था ना, वो किसकी वजह से निकला था, जेनी के डैडी की वजह से। जेनी के डैडी ने उनको बोला था, ही बिलीव्ड हिज डॉटर वाज स्टिल अलाइव आफ्टर 3 years, मतलब 3 साल से लड़की गुम थी, लेकिन उसके पापा ने बोला ये कहीं तो जिंदा है, और उन्होंने ये कैप्टन को बोला था आप मेरी बेटी को ढूंढो। तो कैप्टन हैड डिसाइडेड टू अटेम्प्ट टू फाइंड हर। तो कैप्टन ने सोचा मैं इसको कैसे भी ढूंढूंगा। विद अ बर्स्ट ऑफ सेलिब्रेशन, मतलब इतनी खुशी, द फैमिली, पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ द ब्रिटिश वेसल हेडेड टुवर्ड्स न्यू स्विट्जरलैंड, ठीक है। न्यू स्विट्जरलैंड क्या था, इनका छोटा सा आइलैंड जहां ये लोग ने अपना घर बना लिया था। तो वो जो पैसेंजर्स थे ना, और फैमिली, पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ द ब्रिटिश वेसल, वो जो ब्रिटिश का जो शिप था, ब्रिटेन का शिप, वो बहुत ही खुशी से जब उनको पता चला इनके बारे में और जेनी के बारे में, तो बहुत ही खुशी से सब लोग इनके आइलैंड की तरफ आए। Everyone was amazed by the prosperity and good health of the survivors. सब लोग बहुत शॉक हो गए कि ये लोग इतने टाइम से जंगल में, लेकिन देखो ये लोग कितने हेल्दी हैं और कितना इनके पास सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है। As the day ended, the father realized that decisions must be made about who wanted to stay on the island or return with the ship. अभी एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना था, कौन रहना चाहता है और कौन जाना चाहता है। एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर बट ऑन द आइलैंड। अभी एलिजाबेथ और उसका हस्बैंड विलियम ने बोला हमको तो भाई इधर ही रहना, हमको कहीं नहीं जाना, ओके।
They had been there for so long and had grown used to their life. इतने सालों से वो लोग उधर थे, अभी उनको वहां की आदत हो गई थी. जेनी asked if anyone would support her return to England. जेनी ने पूछा आप में से कोई मेरे साथ आना चाहता है क्या. Fritz was the first to respond. Fritz ने बोला मैं आऊंगा. He offered cheers for us who were going to Europe. हाँ. Ernest on the other hand wanted to stay on the island. Ernest जो उनका दूसरा बेटा था उसको आइलैंड में ही रहना था. फ्रिट्स को जेनी के साथ वापस यूरोप जाना था. जैक ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक. तो कौन कौन वापस रहने को रेडी था? अर्नेस्ट और जैक. ठीक है. फ्रांस द यंगेस्ट बॉय डिसाइडेड टू जॉइन फ्रिट्ज इन लिविंग. जो सबसे छोटू था फ्रांस, उसने बोला मैं फ्रिट्ज के साथ जाऊंगा. क्यों? फ्रांस wanted a chance to receive an academic education. उसको पढ़ाई करनी थी. Before Fritz left, he told his parents of his love for Jenny and his wish to marry her. तब तक उसके बाद जाने के पहले फ्रिट्ज ने अपने माँ बाप को क्या बोला? मुझे जेनी के साथ शादी करनी है. The father had kept a record of all the adventures that they had had on the island. उसके डैडी ने जब से वो लोग आइलैंड में आए थे तब से जो भी उनके साथ हुआ था घटना सब उन्होंने रिकॉर्ड किया था एक बुक में. वो बुक को उन्होंने कैप्टन को पब्लिश करने के लिए दे दिया और वो शिप चल पड़ी. किस किस के साथ? जेनी, फ्रिट्ज और फ्रांस के साथ. ठीक है. तो बहुत ही सुंदर स्टोरी था, बहुत ही लंबा स्टोरी था लेकिन बहुत ही सुंदर स्टोरी था. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका इंग्लिश वर्कशॉप करेंगे. आप अच्छे से स्टोरी समझ लीजिए, फिर हम इंग्लिश वर्कशॉप के लिए रेडी हो जाएंगे. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.